गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या। आइए पुनः एक बार हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर टॉपिक वाइज आप नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप से मैं 15 दिन बाद टॉपिक वाइज ही करूंगा और उसमें ये टॉपिक भी आपके शामिल रहेंगे। जो हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग। क्योंकि अभी मेरा मोटो ये है कि अक्टूबर तक जो भी आपके एग्जाम आए, चाहे वो यूपी पीसीएस का प्री हो, यूपीएसआई हो या पीईटी हो, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं सभी करा दूं। तो 15 दिन बाद जब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें ही टॉपिक फिर मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। तो इसलिए इनको भी टॉपिक वाइज ही मान के आप तैयारी करें। और मेरा प्रयास ये है कि निसंदेह जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले कर लिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन तो फिर मैं लाइन से लाइन बताऊंगा। और रही बात करंट के क्वेश्चंस के लिए, जो टीटी, पीईटी और पीसीएस वाले परेशान हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप जानते हैं पिछले वर्ष 2-3 साल पहले जब मैंने कराया था तो करंट में, इसके पहले जब टीटी हुआ था तो उसमें तो पूरे 35 में 34 या पीसीएस में भी जो 30-35 आते हैं, 28 से लेकर के 32 तक क्वेश्चन फंसते हैं उसमें। तो आप निसंदेह निश्चिंत रहें। चलिए आइए बिना टाइम के हम लोग स्टार्ट करें। हाँ, और एक बात यह है कि आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही जुड़ते रहिए। आपके कमेंट से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। जितनी खुशी आपको होती है मेरी क्लास को सुनकर, उससे ज्यादा खुशी मुझे भी होती है कि आपके साथ मैं जुड़ता हूं। तो बिना वक्त बताए, और मैं जानता हूं कि आप में से वो ऊर्जा, वो क्षमता है कि आप सब करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बचपन से ही एकमात्र अभिमन्यु को अगर से छोड़ दें तो उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा बालक पैदा नहीं हुआ जो पेट से ही पढ़कर आया हो। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ के अंदर थोड़ी प्रतिभा अधिक होती, कुछ के अंदर कम होती, बट साहस, लगन और धैर्य कंटिन्यू बनाए रखेंगे तो आप निश्चित रूप से उस काम को कर पाएंगे। एक स्टोरी सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बालक था, गुरुकुल में पढ़ता था। रोज डंडे मारे जाते उसको, उसे कुछ याद नहीं होता। नित्य का कर्म हो गया, जब भी उससे कोई सवाल पूछा जाता वो अपने दोनों हाथ आगे कर देता। एक दिन उनके सर, टीचर, गुरु उनसे ऊब गए और उससे कहा कि बेटा, तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तो वापस घर जा। तो बेचारा गुरुकुल से घर की ओर, निराश मन की ओर लौट गया। पहले के जमाने में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, जोमेटो नहीं हुआ करते थे। थोड़ा सत्तू और एक लोटा लेकर के वो वापस घर की ओर निकला। बहुत दूर चल के आया तो जाहिर सी बात है कि इतनी दूर चलने के बाद उसे भूख और प्यास दोनों लगी। तो रास्ते में किसी गांव में एक कुएं पर जाकर के वो बच्चा बैठ गया। तो सोचा कि सत्तू मार के हम खाएंगे। तो उस कुएं को आप जानते हैं, जो भी गांव में रहते हैं या देखा होगा आप, तो उस कुएं रूप में मिलते ही नहीं देखने को। तो कुएं की जगत से उसने उस रस्सी में बांध करके उस बाल्टी को पानी भरने के लिए जैसे ही डाला, आप सोचिए उस अनपढ़, उस मूर्ख बालक को जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन कौंधा कि जैसे ही उसने ऊपर की ओर रस्सी से वो बाल्टी खींची, उसे दिमाग में आया कि ये रस्सी इस लकड़ी को निशान बना सकती है, काट सकती, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूं। दिमाग में आया कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इस रस्सी आने जाने से सिल पर निशान बन गए हैं, तो मैं तो मनुष्य हूं, क्यों नहीं कर सकता। उसने पास में उठाई एक कांच की टुकड़े से अपने हाथ को 20 की हथेली को आर पार कर दिया और उस खून से कटी हुई लाइन को लेकर पहुंचा। गुरुदेव, अब मेरे हाथ में देखिए ये विद्या की रेखा है, मैं पढ़ पाऊंगा। वापिस वो गुरुकुल आ गया, घर नहीं गया। उसके मन के बदलाव को देखकर उनके गुरु समझ गए कि निश्चित रूप से बालक बहुत योग्य बनेगा। उसने कहा कि हाँ बेटा, अब तुम पढ़ सकते हो। और वही बालक आगे चलकर राष्ट्रपिता का राजनीतिक गुरु बना। मैं बात कर रहा था गोपाल कृष्ण गोखले की। कितना महान, कितना योग्य व्यक्ति रहा। शिष्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। तो गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर कौन थे? पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा। और आज हम लंबा नहीं लेंगे, स्पीड्स में करेंगे, टू द पॉइंट। अब आप टिक करना शुरू कर लीजिए। जहां से क्वेश्चंस की बमबारी आप पे एग्जाम्स में होनी ही होनी है, किसी भी एग्जाम्स में, तो आप बस टिक करते जाइए और मैं बोलता जाता हूं। आइए जुड़ते हैं। हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ एम के गांधी? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले।
गांधी 9 जनवरी 1915 को इंडिया आ गए थे, ये आप सब जानते हैं। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि विद इन 1 ईयर, 1 वर्ष आप इंडिया में कोई मूवमेंट नहीं करिए, 1 वर्ष भारत घूमिए। और गांधी जी ने 15-16 तक भारत के गांवों को, गरीब, SC, ST, OBC, दलित, युवा, किसान, सभी को देखा, पहाड़ों, नदियों, मरुस्थल को, और समझा कि भारत की समस्या क्या, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो गांधी के सक्सेस में होने में कहीं ना कहीं ये कारण बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। पहला कारण तो ये था कि अफ्रीका से सक्सेस होकर आए थे। भारत में पॉलिटिकल वैक्यूम था उस वक्त, राजनीतिक शून्य था। गांधी के साथ सफलता जुड़ी हुई, गांधी के उदय में अफवाहों की भूमिका, और गांधी के 1 साल भारत को घूमने के बाद गांधी समझ पाए कि समस्याएं भारत की क्या है और कैसे निकलना है। चलिए तब तक हम बात करते हैं भारत में होने वाले उनके द्वारा किए गए पहले आंदोलन के क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया? दैट आंसर विल बी 1917 चंपारण सत्याग्रह इन बिहार। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा है? 1917 में है, चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण बेसिकली बिहार में पड़ता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, मोतिहारी वो एरिया है जहां पर गांधी के। हालांकि चंपारण सत्याग्रह को चंपारण में ले जाने वाले कौन थे? तो आप बच्चों करोगे कि बिहार के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, जो 1916 से कंटिन्यू गांधी जी के पीछे घूम रहे थे। लखनऊ से कोलकाता अधिवेशन तक 1 साल पीछे घूमे और तब जाकर गांधी जी उनके साथ बिहार चलने को राजी हुए। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि बिहार में गांधी जी को किस व्यक्ति ने आमंत्रित किया? तो वहां के एक नेता थे, एक कृषक नेता थे, राजकुमार शुक्ल। और गांधी जी ने जब एक्सेप्ट किया तो गांधी जी बिहार के लिए निकल पड़े। जैसे ही बनारस पहुंचे, भारतीय में मौजूद जो अंग्रेज सरकार थी, जो ब्रिटानी सरकार थी, उनको चिंता हुई कि ये व्यक्ति अफ्रीका में कुछ गड़बड़ करके आया है। उनकी नजर में गड़बड़ कि वहां पर वो जीत कर आया था, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ यहां पर भी करेगा। तो उसके बिहार पहुंचने पर पाबंदी लगा दी गई, धारा 144 लगा दी गई, उसको वापस जाने को कहा गया। बट गांधी तो और मिट्टी के थे, उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और वहीं पर धरने के लिए बैठ गए, डिनाई टू बैक। एंड दिस वाज द शॉकिंग न्यूज फॉर आल्सो सरोजिनी नायडू एंड श्रीमती एनी बेसेंट एंड बी बाल गंगाधर तिलक। ये आश्चर्यजनक घटना थी और ये एक तिलक और बेसेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज थी, जो कि पहले नेता क्या थे भारत में, अगर कोई ब्रिटानी सरकार उनको मना करती थी तो वापस लौटते थे। बट गांधी ने ऐसा नहीं किया और गांधी वहीं पर धरने पर बैठ गए। एटलीस्ट अंग्रेजी सरकार ने उनको चंपारण जाने की अनुमति दे दी। और गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो वहां पर जाकर ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहर पारिक जैसे नेताओं के साथ पूरे सुबह सुबह गांव घूमते और मोर देन 800 पीजेंट्स, फार्मर्स, 800 से अधिक किसान और फार्मर्स के बयान लेकर के अपनी जांच को देखा और वास्तव में समझा कि वहां समस्या क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या थी। आप जानते हैं, इंडिगो प्लांटेशन, नील की खेती। उस चंपारण में अंग्रेज क्या करवाते थे? नील की खेती, इंडिगो। आप जानते हैं अंग्रेजों ने एक रूल बनाया था वहां पर, 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया पद्धति मतलब होता है कि आपको अपने खेत के 3/20 भाग में कंपलसरी नील की खेती करनी होगी। यू हैव टू मस्ट ग्रो 3/20 पार्ट्स मस्ट, 3/20 भाग पर कंपलसरी आपको इंडिगो प्लांटेशन करनी होगी, नील की खेती करनी होगी। और ये खेती भी कैसी थी? चीपलेस, प्राइसलेस, बाउंडेड एक तरह से, क्योंकि इसको पहले ही साइन करवा कर रख लिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, जिनको वहां पर नीलहे भी कहा जाता था। और आप मार्केट में इसे बेच भी नहीं सकते थे। इसके लिए आपको अंग्रेजों को ही बेचना होगा और वो बिल्कुल कम कीमत पर ले जाते थे। इस तरह एक तो बेचारा वैसे भी बिहार का किसान गरीब भुखमरी का घर पर आ गया। आप जानते हैं आज भी बंगाल, बिहार में सबसे ज्यादा चावल होता है और चावल से उनका पेट भरता है। तो उस चावल, धान की खेती वाली एरिया में नील खेती होती थी। दूसरी समस्या और कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ही जर्मनी ने रासायनिक रंगों की खोज कर ली, केमिकल रंग कलर्स की खोज कर ली। उसमें से उसने लेबोरेटरी में इंडिगो बनाना सीख लिया, प्रयोगशाला में। तो वो रासायनिक नील भारत की नील की अपेक्षा सस्ती होती थी।
इससे भी लोगों को घाटा हो रहा था। तो इस तरह यहाँ के किसान नील की खेती को समाप्त करना चाहते थे, है ना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि तो एक रीजन ये भी है कि जर्मनी में रासायनिक जो नील बनने लगी तो उससे भी यहाँ के लोग दुखी थे, लेकिन अंग्रेज इसके बदले में उनसे हाई टैक्स लेकर उनसे छुड़वाना चाहते थे। हाई टैक्स लेते थे, लगान अत्यधिक लेते थे, किसानों को अवाव शहर बेसी इंक्रीज जो टैक्स हुआ था, और स्टार्टिंग में ही उनको तवान एक प्री पेमेंट देना पड़ता था। 2-3 वर्ड मैंने लिखे भी हैं। शहर बेसी मीन्स होता बढ़ा हुआ लगान, तवान मीन्स मोटा मोटी भुगतान, अब्बा मीन्स किसानों को टैक्स। और एटलीस्ट एक बहुत बड़ी जीत होती है, एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में ये माना जाता है कि हाँ, ये जो बढ़ा हुआ टैक्स किसानों से लिया गया है ये अवैध था, और उस अवैध वसूली का 25% वापस करने की सहमति बनती है। और ये महात्मा गांधी की भारत में पहली विजय होती है। और इस आंदोलन के सफल होने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा, तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल कब दिया? चंपारण सत्याग्रह के सक्सेस होने पर। बहुत लंबा नहीं है बताने का समय, इसलिए मैंने शॉर्ट में इस चंपारण को किया। आप क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में। कौन गांधी जी को बिहार ले गया? राजकुमार शुक्ल ले गया। बेसिक प्रॉब्लम क्या थी? इंडिगो प्लांटेशन, नील की खेती। कितने परसेंट पार्ट पर? 3/20, 3/20 भाग पर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी मूवमेंट के सक्सेस होने पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। और इसी चंपारण में जब गांधी जी ने देखा था कि हमारे भारतीय अर्धनग्न अवस्था में घूमते हैं, रहने के बाद उनके पास पहनने को क्लॉथ्स नहीं है, तो उस व्यक्ति ने जो कोट पैंट पहनकर बेतिया बिहार पहुंचा था, मोतिहारी, और वहां से वो मरते मर गया। उसने कभी पूरी धोती तक नहीं पहनी अपने शरीर पे, ये गांधी। और 10 अप्रैल 2017 को इस चंपारण मूवमेंट के हमारे यहाँ 100 वर्ष पूरे हुए थे, जिसमें केंद्र सरकार ने चंपारण सत्याग्रह का सहस्त्राब्दी दिवस भी बनाया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट जो क्वेश्चन बनता है 1918 में अहमदाबाद मिल मूवमेंट है। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह है, 1918 में स्टार्ट हुआ था। और ये मूवमेंट गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया, ये उन भारतीय पूंजीपतियों के खिलाफ था। ये उनको उन व्यक्तियों को जवाब है जो कहते हैं कि गांधी जी भारतीय पूंजीपत, इंडियन कैपिटलिस्ट के हमेशा बर्जुआ वर्ग के हमेशा पक्ष में रहे। चूंकि प्लेग के समय महामारी फैलने के समय जो प्लेग बोनस बढ़ाया गया था, उसे बाद में मजदूरों से छीन लिया गया। कहा गया कि अब प्लेग नहीं है, लेकिन मजदूर इस बोनस की मांग कर रहे थे और फैक्ट्री मालिक इसको देने से मना कर रहे थे। एटलीस्ट गांधी जी के सहयोग से 35% बोनस देने को फैक्ट्री मालिक राजी हुए, और ये भी गांधी जी की एक अगली जीत हुई, यानी कि सक्सेस टू सक्सेस, लगातार सक्सेस चल रही थी। और उसके बाद एक और प्रेजेंट मूवमेंट किया, किसान मूवमेंट आया, फार्मर मूवमेंट आया। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में पड़ता है, 1918 में। यहाँ पर गांधी जी के साथ विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और अन्य लोग भी थे। चूंकि जब क्रॉप्स नष्ट हो गई थी, उसके बाद भी अंग्रेजी सरकार किसानों से कंप्लीट टैक्स, पूरा टैक्स वसूल रही थी, बट किसान इसके लिए मना कर रहे थे। और जो यहाँ के कुनबी पाटीदार किसान थे, उन लोगों ने इसका विरोध भी किया। एटलीस्ट गांधी जी के नेतृत्व के बाद यहां से भी अंग्रेजों की एक तरह से हार हुई, और बढ़े हुए टैक्स को वापस करने पर भी बात हुई। और इसीलिए कहा जाता है दिस वाज द रियल पीजेंट फार्मर इन इंडिया गए। ये वास्तविक किसान सत्याग्रह किसने कहा था? हार्डी मन ने कहा था। आप यहाँ तक कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं। तो अभी तक आपने 3 मूवमेंट पढ़ लिए, तो आप यहाँ से गलत नहीं करेंगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट एक्ट आएगा। 8 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया, क्योंकि उस वक्त भारत में बड़ी मात्रा में देशभक्ति जग चुकी थी, लोग अंग्रेजों के विरोध में हो रहे थे, तो उनको दबाने के लिए उनको एक एक्ट चाहिए था जिसे हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को चूंकि लाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, सर सिडनी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसने इस कानून का प्रस्ताव दिया था, इसीलिए इस कानून को रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट इज आल्सो नोन विदाउट वकील, विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, इसको बोलते हैं। एंड रॉलेट एक्ट इज आल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट, इसको काला कानून भी कहा जाता है। और गांधी जी ने इसका विरोध करने का निश्चय किया और 30 मार्च 1919 को भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह दिवस मनाया गया। 30 मार्च 1919 we have celebrated first time in सत्याग्रह डे इन इंडिया। एंड आफ्टर दैट अ वेरी गुड क्वेश्चंस, एक अच्छा क्वेश्चंस बनता है, हु वाज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? भारत में पहला नेशनल मूवमेंट गांधी जी ने कौन स्टार्ट किया? तो उसका आंसर चंपारण नहीं होगा, उसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट पूरे देश में एक साथ स्टार्ट किया गया था। बिकॉज चंपारण मूवमेंट वाज द फर्स्ट मूवमेंट, बट दैट इज रीजनल मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट आपका पहला मूवमेंट जरूर है, बट ये क्या है, रीजनल है, एक क्षेत्रीय मूवमेंट है, उस बिहार के छोटे से एरिया में स्टार्ट किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन फिर से पूछे कि पहला मूवमेंट कौन सा था, तो आप चंपारण करेंगे। बट जब क्वेश्चन आए कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय पैनिक इंडिया या ऑल ओवर इंडिया पहला मूवमेंट कौन था, नेशनल मूवमेंट, तो एक तरह से आपका आंसर क्या होगा, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह ये पहला अखिल भारतीय मूवमेंट था। और इसके बाद 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल की घोषणा कर दी गई, बाइकआउट, बहिष्कार, हड़ताल। तो इसी के दौरान पंजाब में 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, नाम फिर से याद रखिए, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों ने भी वहां पर मूवमेंट किया। हालांकि 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को मूवमेंट के दौरान अंग्रेजों ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो जनता ने इनके समर्थन में वहां पर मूवमेंट निकाला। अंग्रेजों ने जनता को भी गिरफ्तार किया, पब्लिक पर भी लाठियां गोलियां बरसाई। और इसी के दौरान 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर में बैसाखी के मेले में भाग लेने के लिए हजारों युवक युवतियां, बच्चे भी आए थे। और उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो मूवमेंट के समर्थन में आए थे, बाकी कुछ को तो मालूम ही नहीं था कि वो क्यों आए। और उस छोटे से पार्क में, अब तो वो पार्क आप जाएंगे तो आप बड़ा स्मारक बन गया हुआ, 4 गेट, पहले 2 गेट हुआ करते थे, एंट्री गेट। तो उस छोटे से पार्क में हजारों लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ मेले देखने आए थे, कुछ वास्तव में समर्थन करने आए थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। तो वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जनरल डायर, उसने उस नगर का प्रशासन पुलिस अधिकारी जनरल डायर को सौंप दिया। ये 2 क्वेश्चंस भी डीप क्वेश्चंस हैं कि वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, जनरल उडायर, पुलिस गवर्नर कौन था, जनरल डायर। और जनरल डायर ने विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना कोई सूचना दिए हुए उस पार्क को चारों ओर से घेर लिया और शूट आउट का इशारा, उसने शूट आउट का ऑर्डर दे दिया। और उस गोलीबारी में हमारे देश के निहत्थे, निरीह, जाने कितने लोग शहीद हो गए। अंग्रेजी सरकारी रिपोर्ट ने तो जानबूझकर के मात्र 379 लोग दिखाए कि 379 लोग मारे गए, बट मोर देन 1000, हजारों से अधिक लोग मारे गए। और ऐसी भीभत्स घटना दुनिया में नहीं मिलती है। बेचारे पार्क से भी फाद नहीं पाए और हमारे लिए कुर्बान हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की टाइटल वापस कर दी अंग्रेजों को, और शंकर नायर ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, वायसराय की कार्यकारिणी पर से इस्तीफा दे दिया। ये तो क्वेश्चंस भी आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने किसने अपनी उपाधि और किसने अपने आप को वायसराय से इस्तीफा दिया, तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड के टाइटल्स को वापस कर दिया और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। और इसी घटना से एक और घटना जुड़ी है। एक छोटा सा बालक था, इसमें 7 वर्ष के आसपास, 6-7 वर्ष का,
जिसके माता पिता पेरेंट्स सब मारे गए और लाशों के ढेर में वो बालक जीवित बना रहा। और जब उठा, जब उसने देखा कि इसमें कोई नहीं, तो उस वीर देशभक्त भारत माँ के सच्चे लाल ने कसम खाई कि इस जनरल डायर को, जिसने मुझे मेरे घर में घुस के मेरे देशवासियों को मारा है, शहीद किया है, मैं इसको उसके घर में घुस कर मारूंगा। सोचिए, भारतीय व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। और उस जनरल डायर ने 20 साल इंतजार करने के बाद, जनरल डायर को 20 साल इंतजार करवाने के बाद वो बालक 1940 में जनरल डायर के घर लंदन पहुंचता है। और लंदन में जब पूछता है कि वेयर आर मिस्टर डायर, वो बोलते हैं उनके पेरेंट्स या उनकी वाइफ और उनके नौकर जो मिलते हैं। वो स्टोरी पूरी सुनना कभी मौका लगे तो, यानी बाहर एक बगल वाले हॉल में मीटिंग चल रही, वो बालक वहां पहुंचता है और वहां पर कहता है, डू यू नो मिस्टर डायर, क्या आप मुझे जानते हैं? और उस बालक ने वहां पर गोली चलाई, जनरल डायर को इस दुनिया से विदा कर दिया। दिस वॉज द पैट्रियट, ग्रेटेस्ट पैट्रियट, ये महान देशभक्ति वो बालक था। नाम जानते हैं आप लोग? शहीद उधम सिंह। उस बालक ने डायर को उसके घर में घुसकर मारा, ये भारतीयता है। और उसी के नाम पर अभी उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, शहीद उधम सिंह नगर। और उसके बाद अंग्रेजों ने भी कमेटी बनाई, बट अंग्रेजों कमेटी में, हंटर कमेटी में जनरल डायर को निरपराध, निर्दोष घोषित किया गया। और इवन दो लंदन के उस पार्लियामेंट में उसको गर्व से अपने समाज का सिर कहा गया। और भारतीय कांग्रेस ने भी अब इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई, जिसे बोलते हैं तहकीकात कमेटी। क्वेश्चंस भी आता है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। क्वेश्चन यहां से भी आप आएगा, आप क्लियर करेंगे। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है 1919 में। चूंकि ये खिलाफत मूवमेंट क्या था, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की विरोध में था, तो अंग्रेजों ने उसको डिफीट किया। हालांकि जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का, कि आप, वो चाहते थे भारतीय मुस्लिम्स की तुर्की के साथ कोई खराब बर्ताव नहीं किया जाए। हालांकि जो तुर्की के साथ अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि की 1919 में, उसके बाद तुर्की को अंग्रेजों ने अपने अधीन करना चाहा। वो खलीफा के पक्ष में नहीं थे, जबकि भारतीय मुस्लिम चाहते थे कि नहीं, खलीफा बरकरार रहे। पूरी दुनिया में खलीफा का मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसीलिए मोहम्मद अली और शौकत अली, खिलाफत मूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट नेता कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, फिर से मैं बोल रहा हूं। और फिर गांधी जी ने भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझी कि दिस वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम एकता का ये गोल्डन पीरियड है, सुनहरा अवसर है। और गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने की अनुमति दी। और 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। In which date खिलाफत मूवमेंट started? 1 अगस्त 1920 and 31 अगस्त 1920 we have celebrate खिलाफत डे। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। हालांकि खिलाफत मूवमेंट वैसे ही समाप्त हो गया 1924 को, क्योंकि तुर्की के जो शासक थे मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। हालांकि कभी कभी इसको हम खिलाफत असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही साथ ये चले। खिलाफत आंदोलन की बागडोर भी किसे सौंप दी गई थी? बाद में गांधी जी को ही सौंप दी गई थी। तो जो असहयोग आंदोलन है आपका, एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसकी बात करते हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन था भारत में, और अब तक का वह सबसे बड़ा जन आंदोलन था, मास मूवमेंट था, बिगेस्ट मास मूवमेंट जो अभी तक हुए थे। सबसे बड़ा जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये कब स्टार्ट हुआ? एनसीएम वाज स्टार्टेड 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन भी 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ माना जाता है। 1920 से 22 तक चला था। और गांधी जी ने इसमें स्लोगन दिया था कि अगर आप मेरे रास्ते पर चले तो विद इन 1 ईयर वी गेट स्वराज, कि 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा गांधी जी ने किस मूवमेंट दिया? एनसीएम में दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दिया। ऑन विच डेट एनसीएम स्टार्टेड? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को एनसीएम प्रारंभ हुआ। और जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव था, उसके लेखक स्वयं गांधी जी थे। ये क्वेश्चन भी आता है, हु वाज द राइटर ऑफ ड्राफ्ट ऑफ एनसीएम? देन आंसर विल बी एमके गांधी। और किसने प्रस्ताव रखा था, ड्राफ्ट रखा था? तो उसका आंसर है सीआर दास। सितंबर 1920 का जो कोलकाता सेशन था कांग्रेस का, उसमें
असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का डिसीजन लिया गया था। और दिसंबर 1920 में जो नागपुर में सेशन हुआ था, जिसके चेयरमैन विजय राघवाचार्य थे, उसमें उस मूवमेंट को कंटिन्यू रखने की पुष्टि की गई थी। और एक क्वेश्चन कभी डीप पूछ लें आपसे कि जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किसको अरेस्ट किया गया था? तो मोहम्मद अली को अरेस्ट किया गया था। ध्यान रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इस मूवमेंट का बाइकआउट किया था, वो इसके पक्ष में थे ही नहीं। ये मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स हैं, जो कि खिलाफत मूवमेंट में सबसे आगे रहे थे। और गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट होते ही कैसर हिंद, जुलू, युद्ध पदक, बोवर पदक, ये टाइटल्स बैक कर दिए, अंग्रेजों वापस कर दिए। और एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के बाद जो गांधी जी ने पॉइंट दिए, वो आप जब 10th के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसमें पूरा मौजूद है। ये दो तरह के वर्किंग रखे गांधी जी ने, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या रखा गांधी जी ने, सकारात्मक में क्या क्या रखा था? ये खादी को बढ़ावा दिया जाए, चरखा, रूरल इंडस्ट्रीज, ग्रामीण उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, प्रभात फेरी निकाली जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजनों का उत्थान, और गांव-गांव में कांग्रेस समितियां बनाई जाए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाए, राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाए। और जो निगेटिव वर्ग थे, वो था पहला बहिष्कार, बाइकआउट। और बाइकआउट में भी अगर आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज, डिफेंस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, फॉरेन गुड्स, क्लॉथ्स उसी में शामिल है, स्कूल्स, कॉलेज एंड कोर्ट। मतलब किसका बहिष्कार करना था कि सरकारी स्कूल्स का बहिष्कार किया जाए, सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया जाए, जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं वो स्कूल छोड़ दें, विधानसभाओं का बहिष्कार किया जाए, अदालतों का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए, सेना, आर्मी, सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवा का बहिष्कार किया जाए, है ना। और बड़ी मात्रा में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सफल रहा, और बड़ी मात्रा में इसमें लोगों ने होली जलाई। स्वराज और स्वदेशी का समर्थक, जो भी फॉरेन गुड्स है उसका बाइकआउट करना है, स्वदेशी अपनाना है। हालांकि स्वराज को रखेंगे, स्वदेशी को आप सकारात्मक में भी ले लेंगे। धरना रखना, और बड़ी मात्रा में इसमें पिकेटिंग, जो वाइन की शॉप होती थी वहां पर धरना रखा जाता था, हड़ताल की गई, वन कानून तोड़ना, इस तरह करके इसमें बड़ी मात्रा में और मूवमेंट पूरे भारत में स्टार्ट हो गया। बहुत बड़ा मास मूवमेंट हुआ। यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रांत, बंगाल, तब आप लोगों में वो उत्साह था। और इसके ही तहत अलग अलग जगह बड़ी मात्रा में लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया, और उनको लगा कि वास्तव में हम 1 साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। लेकिन तभी एक समस्या हुई। तो गांधी जी इस मूवमेंट को लेकर के नॉन वायलेंस के साथ उतरे थे, अहिंसा के साथ उतरे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा एक प्लेस पड़ता है यूपी में, तो यहां पर 4 फरवरी और 3 फरवरी के बीच एक घटना होती है। 4 फरवरी, जहां पर जो क्रांतिकारी होते हैं, जो उस मूवमेंट के समर्थक बच्चे बूढ़े होते हैं, उन पर अंग्रेज गोलियां चलवाते हैं। तो उसके विरोध में भगवान अहिर नाम के एक लोकल लीडर ने, भगवान अहिर, क्वेश्चन अगर कभी डीप आपसे पूछ लें तो आप कर पाएंगे, चौरी चौरा मौजूद पुलिस चौकी या उस थाने में मौजूद 21 पुलिसकर्मी और एसआई को जलाकर मार दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर खाक हो गए। हालांकि इस डेट पर अभी तक मैंने 5 फरवरी 1922 का ही उल्लेख किया है, बट इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ बुक्स में 4 फरवरी 1922 का उल्लेख किया जा रहा है। तो जैसा भी होगा, बट आप देख लेंगे उसको अभी। लेकिन क्वेश्चंस में आता तो 5 फरवरी 1922 की डेट का ही उल्लेख करेंगे। चौरी चौरा कहां पड़ता है? यूपी के गोरखपुर जनपद में पड़ता है। ये क्वेश्चंस भी आया और डेट आना। और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। किस घटना के दुखी होने के बाद? चौरी चौरा, क्योंकि इसमें हुई जो हिंसा थी, इसमें जो वायलेंस हुआ था, उससे गांधी जी दुखी हो गए।
हालांकि जैसे ही इस आंदोलन को समाप्त किया पूरे देश और 12 फरवरी 1922 बारदोली अधिवेशन से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। वापस लेने की घोषणा कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना से। और समाप्त कब किया गया, किस एक्ट से? तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात में। पूरे देश में निराशा छा गई। जो स्टूडेंट्स, जो यूथ स्कूल छोड़ करके, कॉलेज छोड़ के, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल जैसे लोग, बच्चे जो 9th 10th छोड़ के उसमें शामिल हुए थे, बड़े दुखी हुए। इवन तो सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि अगर कश्मीर का एक गांव अहिंसा का पालन नहीं करता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के एक गांव को नहीं दी जा सकती है। इफ कश्मीर का एक गांव, एक कहने का मतलब था, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको, सुभाष बाबू ने कहा, आपको सुना सकता है कि किसने ये कहा कि कश्मीर के एक गांव ने अगर अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा कन्याकुमारी का गांव क्यों भुगते। मतलब अगर ये चौरी चौरा में ऐसा कांड हुआ तो वहां पर आप इस आंदोलन समाप्त करिए, बाकी पूरे देश में नहीं। लेकिन गांधी तो गांधी थे, गांधी ने इसको वापस कर दिया। यही तो गांधी की क्षमता है। गांधी को आप जितना समझेंगे उतना ही वो आपसे आगे होंगे। संघर्ष समझौता, संघर्ष रणनीति लेकर चलते हैं गांधी जी। संघर्ष तैयारी, संघर्ष भी कह सकते हैं उसको, स्ट्रगल, प्रिपरेशन, स्ट्रगल। अब ये वापस लेने का समय सही था या गलत था, उस पर चर्चा हम कभी बाद में कर लेंगे। इन गांधी जी को डर था कि इस हिंसा के बदले और हिंसा फैलेगी। और ये भी आप जानते हैं कोई मास मूवमेंट कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। पब्लिक की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे उसमें भागीदारी कम होती है। तो शायद ये रहा हो, बाकी उस पर हम कभी मेंस के हिसाब से जब करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। और गांधी ने मूवमेंट वापस ले लिया और उसके बाद देश में निराशा सी छा गई। कांग्रेस में भी इस बात पर निराशा आई। कांग्रेस में 2 ग्रुप बनने को तैयार हो गए। नो चेंजर्स, नो चेंजर्स मतलब अपरिवर्तनवादी, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उस चलते, मतलब परिवर्तन मतलब ये नहीं कि जो चल रहा था उसी में पक्ष में थे, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद पटेल, अंसारी आदि। और चेंजर्स में कौन थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। ये चेंजर्स क्या चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से विधानमंडल में प्रवेश किया जाए, चुनाव में भाग लिया जाए और वहां जाकर अंग्रेजों की भर्त्सना की जाए। जबकि नो चेंजर्स नहीं चाहते थे, वो चाहते थे गांधी की उस मार्ग पर जो स्वराज का मार्ग है, स्वदेशी का मार्ग है, खादी का, उसको प्रचार किया जाए, राजनीतिक नेतृत्व को प्रचार किया जाए। बट गांधी के हस्तक्षेप से दोनों में एकता हुई और चेंजर्स को लेजिस्लेचर काउंसिल में भाग लेने का मौका दे दिया गया और इस तरह एक बार पुनः कांग्रेस टूटने से बच गई। गांधी CR दास समझौता भी हुआ 1924 में, है ना। इस तरह अगर आप देखते हैं तो आपको शायद लगेगा कि इतने बड़े मूवमेंट कैसे हो पा रहे थे। और असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद यह बात तय हो गई कि स्वतंत्रता की भूख अब सिर्फ कुछ बड़े बुर्जुआ वर्ग को ही नहीं सताती है, कुछ बड़े मध्यम वर्ग को ही नहीं, बल्कि अब इस देश के युवा, छात्र, गरीब और इस नीचे तबके तक आजादी की मांग पहुंच चुकी है और आजादी के लिए व्याकुल पूरा देश है। और वो समय तय करेगा कि आजादी कब मिलेगी। गांधी ने कहा भी था कि ये आंदोलन 1 वर्ष चले, 2 वर्ष चले, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आजादी की जो भूख जगी है वो निश्चित रूप से आजादी लेकर मानेगी। और यहीं तक इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को आज हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, गांधी जी की पार्ट 3 वाले आगे चलेंगे। आज यहीं तक कर पाएंगे, समय उतना है नहीं। आप अपने एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चंस जरूर याद रखते रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों का सहयोग यूं ही बना रहे।